स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय हल्द्वानी दौरे के दौरान गोलापार स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, जहां हेलीपैड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सर्किट हाउस के लिए निकला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के प्रसिद्ध रीठा साहिब गुरुद्वारे में जोड़ मेले का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और दर्जा राज्य मंत्री किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह और कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह बाबा श्याम सिंह मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। ये रीठा साहब हमारा बहुत ही पवित्र स्थान है और एक हमारे प्रमुख स्थानों में से एक स्थान ये हमारा धार्मिक स्थान है, जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर और व्यवस्थाएं बने और लोगों का आवागमन आसान है। उसके लिए जहाँ हमने सड़क के लिए यहाँ पर धनराशि जारी की है, यहाँ पुल बनाना है, यहाँ पर पानी की कुछ व्यवस्थाएं होनी है, वो सब व्यवस्थाएं होंगी। साथ ही साथ ये जो पवित्र स्थान रीठा साहब, इसका एक मास्टर प्लान हम बनाएंगे और इस मास्टर प्लान के अंतर्गत सारी सुविधाएं जो चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर हो सकती है, उन सब सुविधाओं को करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक संकल्प है कि जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं, धार्मिक स्थान है, उन सभी स्थानों का उत्थान होना है, सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण होना है, सभी स्थानों का विस्तारीकरण होना है। उसी के अनुरूप रीठा साहब को भी मास्टर प्लान। उत्तराखंड राज्य इन दिनों वन और सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जोर शोर से अभियान चला रहा है। इसी क्रम में इन अवैध अतिक्रमण की वजह से प्रदेश में चेंज हो रही डेमोग्राफी स्थिति को लेकर भी सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चला रही है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में वन और सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे हुए हैं और जिन कब्जों के कारण प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज समेत बाकी अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति आती है, उसके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे हटाया जाएगा। जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान, उस पर हमने हमारा डायरेक्शन ये था एसपीज की कि जहाँ जिस भी जनपद में ज़्यादा है वहाँ पे हमारा स्पेशल मैसेंजर जाए, वहाँ पे लोकली वहाँ वेरीफाई, थाना वेरीफाई करके हमारे पास आ जाए। तो अभी हमारे पास मैन पावर का शॉर्टेज है, 4 धाम भी चल रहा है, तो ये खत्म होने के बाद जहाँ पे हमारा पेंडिंग ज्यादा है जिस जनपद में भी, वहाँ पे हमारा पुलिस जाएगी, जाके वेरीफाई करके आएगी। देहरादून के डाकरा बाजार में एक सिरफिरे की पिटाई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और कई लोगों के साथ मारपीट की। वहीं दुकान पर बैठे दुकानदारों पर वार कर दिया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वहां से गुजर रहे थे। हंगामा देखकर वो मौके पर पहुंचे तो सिरफिरे ने उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान भीड़ ने उसे वहां से हटाया और मंत्री के सामने ही उसकी खूब धुनाई कर दी। युवक पिटता रहा और मंत्री जी भी लोगों की तरह तमाशबीन बनकर देखते रहे और अपनी मंत्री पद की गरिमा और जिम्मेदारियों को
पले रख दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करते हुए जुलाई में वोटर लिस्ट सत्यापन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बी षणमुगम ने बताया कि इस बार जनवरी 2024 को आधार मानते हुए फोटो युक्त वोटर लिस्ट का अपडेशन किया जाएगा। इसके लिए 1 जून से क्रमिकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सत्यापन अभियान चलाएंगे। 17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 30 नवंबर तक दावे आपत्तियां मंजूर की जाएंगी। 25 से 26 नवंबर को विशेष शिविर लगाकर वोटरों से दावे आपत्ति मंजूर किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग से हम लोग का स्पेशल समरी रिवीजन का शेड्यूल आया है। इसमें 2 एक्टिविटीज़ हम करेंगे, प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ है और रिवीजन एक्टिविटीज़ है। प्री रिवीजन एक्टिविटीज़ में हम जितना हमारा फील्ड फंक्शनरीज है उनको हम ट्रेनिंग करेंगे और हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन बीएलओ है, डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन करेंगे। इस प्रकार का हम लोग का डोर टू डोर वेरिफिकेशन है। हमारा लोग फील्ड पे मूवमेंट में रहेंगे। जितना भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो एलिजिबल यंग वोटर्स है उसका हम 100% एनरोल करने के लिए कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जितना भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है और फैक्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज में लोग काम करते हैं, इन लोग का हम स्पेशल अभियान के माध्यम से हम इसका जोड़ने का प्रयास करें। उत्तराखंड में बीजेपी 5 लोकसभा क्षेत्रों में 6.25 लाख घरों में दस्तक देगी। पार्टी का प्रत्येक सीट से 1.25 लाख घरों के मुखिया से अभियान के समर्थन में मिस्ड कॉल कराने का लक्ष्य है। संवाद और समर्थन के बाद पीएम मोदी 1000 विशिष्ट व्यक्तियों को धन्यवाद पत्र देंगे। विधानसभा में और प्रत्येक लोकसभा स्तर पर मिस्ड कॉल के माध्यम से हम घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं। हमारे करीब एक विधानसभा में 10,000 लोगों से मिस्ड कॉल करके उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है और एक लोकसभा में कम से कम 1.25 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ते हुए उनको पार्टी के कामों के साथ सक्रिय करना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते हुए वह अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोशीमठ की घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को वहां के स्थानीय मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष तो सिर्फ वाहवाही लूटने और गणेश गोदियाल पर तंज कसने तक ही सीमित रह गए। भाई देखिए, मानसिक संतुलन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट जी का खराब हो गया है, क्योंकि वो पश्चाताप में इतने घिरे हुए हैं, उनको रात भर नींद नहीं आ रही और नींद नहीं आने का ये नतीजा होता है। क्योंकि जोशीमठ में जब वो वहां के विधायक थे तब रोहिणी की घटना घटी थी, वो 1.5 साल तक सोए रहे। उन्होंने सरकार से कोशिश नहीं करी कि वहां के लिए कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, और आज जब जोशीमठ बर्बाद हो गया है, लोग उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको नींद नहीं आ रही। कहीं ना कहीं पाप का बोध तो है ना, इसलिए उस आदमी को मानसिक संतुलन खराब हो गया है और वो आरोप लगा रहे हैं। भाई जो आरोप हमारे आदरणीय गोदियाल जी ने लगाए हैं, उन आरोपों में कोई गलती है उसको इंगित करे। आप बोले कि जो हमारे गोदियाल जी ने ये प्रश्न उठाए ये गलत है, इस तरीके से गलत है, उत्तर नहीं देंगे, लेकिन घुमा फिर आगे कि साहब हार नहीं पच रही। भाई हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है, आप भी तो हारे थे, आप कौन से जीते? तो आप हारे हैं और जीते नहीं है। हारे इसलिए कि जोशीमठ ने आपको दंडित किया, नरसिंह भगवान ने दंडित किया। अभी भी सुधर जाइए और अभी भी जो है गब्बाजी लब्बाजी इसको छोड़ दीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने देश भर में हुंकार भर दी है और सभी दल मिलकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और इकट्ठा मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में विपक्ष एक मंच पर आ चुका है और उनकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। वही जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा कि क्या कि विपक्ष एक मंच पर आकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में बिगुल फूंकने जारी है, तो उन्होंने कहा सभी एक मंच पर क्यों ना जाए, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, मैं देश की बात करूं, कितना इकट्ठा हो जाए मोदी जी को नहीं रोक सकते। आप उत्तराखंड में कितना इकट्ठा हो जाए
आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितने विपक्ष के इकट्ठे हो जाएं, कांग्रेस में ही इतने मतभेद हैं, वो पहले आप कांग्रेस को ही इकट्ठा कर लें। वो कहीं नहीं रोक सकते। 500 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही हैं। जनता आज सब देख रही है, कांग्रेस मुद्दाहीन है। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि उसको क्या मुद्दे उठाने हैं। जिस प्रकार से उनका नेतृत्व आज मैं देख रहा हूं, वो मुद्दे तलाशने की बात करता है, हर छोटे मुद्दे को तिल का ताड़ बनाने की कोशिश करता है। हर बार उसका जो है नेतृत्व जो है, मुझे ऐसा लगता है नेतृत्व विहीन कांग्रेस है। अनेकों भागों में बटी है कांग्रेस। पहले वो अपने आप को इकट्ठा कर ले, विपक्ष को इकट्ठा करने की बात वो। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, आज से उत्तराखंड में 23 नदियों के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में उत्तराखंड की 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 सालों से अवैध कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर अब सरकार पूरे तरीके से सख्त रुख अपनाने जा रही है। कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, केवल आपकी मंशा होनी चाहिए। और हमारी सरकार लगातार, चाहे नदियों के किनारे हो, सड़कों के किनारे हो, जंगलों में हो, अतिक्रमण कहीं पर भी हो, पुष्कर सिंह धामी जी ने ठाना है किस प्रदेश से अतिक्रमण हटाना है। और आप लगातार देख रहे हैं, विकास नगर में नदी किनारे हमने 600 घरों पर बुलडोजर चलाया जो अवैध रूप से बने हुए थे। और इसी प्रकार किसी भी नदी के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा, उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त करेंगे, प्रत्येक नदी को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। स्मार्ट सिटी के कामों पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। चमोली के अनुसार देहरादून के सहारनपुर चौक से धर्मपुर विधानसभा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम किया जा रहा है, जिसे उन्होंने रुकवा दिया है। विधायक के अनुसार पूरे देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया गया है, लेकिन वो अपनी विधानसभा में ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। काम हुआ है, आपको मालूम है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और उसी क्रम में इन्होंने अभी सहारनपुर चौक से लेके भंडारी बाग की तरफ में एक नाले का टेंडर किया है, लेकिन वो आधा अधूरा है क्योंकि उसका टेल एंड नहीं बना रहे हैं। जब भी मेरी जानकारी में आया, मैंने उसका उद्घाटन कैंसिल करा दिया और मैंने बाकायदा स्टैंड ले रखा कि जब तक उसको टेल एंड तक ठीक नहीं करेंगे, मैं उस कार्य को प्रारंभ नहीं होने दूंगा। शहर में जो नाश इन्होंने मारा है, मेरी विधानसभा में नहीं मार सकते, इतना है, मैं इनको करने नहीं दूंगा। तो उस पर भी प्रस्ताव बन रहा है। जब वो प्रस्ताव बन जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा उसका, उसके बाद ही वो नाला बन पाएगा। ये मेरा स्टैंड है, मैं उस पर आगे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने अधिकारियों के साथ मॉल रोड का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी देहरादून मसूरी, साथ ही देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और एसडीएम मसूरी मौके पर मौजूद रहे। मॉल रोड के पुनर्निर्माण के कार्य में हो रही देरी को लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नियमावली में यह संशोधन किया गया है कि अवैध खनन कारोबारियों को 5 गुना नहीं बल्कि 2 गुना जुर्माना अदा करना होगा। सरकार ने तर्क दिया कि 5 गुना जुर्माना आसानी से अदा नहीं हो रहा था और ऐसे मामले कोर्ट में जाकर लंबे खिंच रहे थे। कैबिनेट ने मैदानी जिलों में नदी तल के खनन पट्टों के आवेदनों और नवीनीकरण शुल्क 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। नए संशोधन से जहां खनन कारोबारियों को राहत दी गई है, तो वहीं सरकार को खनन से होने वाली आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। 5-6 सालों में जो हमने पॉलिसी निकाली थी, जो और बीच में जियो जो ऑर्डर किए उनको सबको हमने मिला के एक कंबाइंड नियमावली में डाल दिया, जिससे कि आगे कंफ्यूजन नहीं हो। इसमें हमने आवेदन शुल्क चेंज किया है। पहले नदी तल हेतु 1 लाख रुपए का शुल्क था, अब हमने प्लेन के एरिया में 2 लाख रुपए कर दिया, पहाड़ में 1 लाख रुपए रहेगा एवरेज। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ बाल विकास विभाग की बैठक की है। बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग के अभी तक के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही आने वाली योजनाओं के बारे में मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी ली। बैठक में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण करने, भवन किराया, मोबाइल रिचार्ज, समिति में टेक होम राशन योजना की राशि सहित कई तमाम मुद्दों के संबंध में चर्चा की गई। तो वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो मोबाइल फोन खराब हो चुके हैं, उनके लिए विभाग की तरफ से मोबाइल फोनों की मांग भारत सरकार से की गई है, जी कि जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी से लेकर डायरेक्टर और
सचिव को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें हमारे विभाग से संचालित सभी योजनाओं में आखिरकार क्या स्थिति है, क्या प्रगति चल रही है और आने वाले समय के हिसाब से हमें और अन्य क्या क्या कार्य जो है वो किए जाने चाहिए, इस संदर्भ में जो है समीक्षा की गई है। साथ ही हाल ही में हम लोगों ने जो स्पर्श सैनिटरी नैपकिन योजना जो पूर्व में लॉन्च की गई थी और वर्तमान यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से हरिद्वार में पे टैक्सी और हर की पौड़ी कॉरिडोर की योजना लाई जा रही है। पॉड टैक्सी को लेकर डीपीआर तैयार भी हो चुका है, लेकिन इस बीच हरिद्वार के व्यापारियों का पॉड टैक्सी के रूट को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को हरिद्वार के व्यापारियों ने पुरानी सब्जी मंडी के पॉड टैक्सी के रूट को बाजार की जगह गंगा किनारे बनाए जाने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। व्यापारी किसी भी स्थिति में जो ये पोर्ट टैक्सी का रूट है इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अगर पोर्ट टैक्सी का रूट अपर रोड से या हमारे शिव मूर्ति से स्टार्ट होता है तो उसमें निश्चित ही व्यापारियों का नुकसान होगा। अगर प्रशासन हट निर्मितता दिखाते हुए रूट ये करता है तो व्यापारी पूर्ण रूप से बाजार बंद करके अपनी दुकानों के बाहर सड़क पे बैठा है। इंडिया वॉइस की खबर का असर हुआ है, साथ ही चमोली बीआरओ की मेहनत रंग लाई है। आखिरकार 1.5 महीने बाद मलारी बुरांश के पास क्षतिग्रस्त पुल बनकर तैयार हो गया है। ग्रामीणों ने बीआरओ और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। क्षतिग्रस्त पुल होने से ग्रामीणों को अपने गांव तक आवाजाही में परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने जल्द पुल बनाने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन दिया था। इस खबर को इंडिया वॉइस ने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद बीआरओ की तरफ से 3 दिन में पुल तैयार कर दिया गया है। बड़कोट में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला यमुना घाटी ने कल बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन के आह्वान पर कल शनिवार को 2 बजे तक पूरा बाजार बंद रहेगा। जिला व्यापार मंडल यमुना घाटी में अलग अलग कस्बों और नगरों की कुल 22 व्यापार मंडल की इकाई है। आपको बता दें, करीब 5000 से ज्यादा दुकानदार के प्रतिष्ठान कल बंद रखने का निर्णय लिया है। पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने और चकराता की घटना के विरोध में कल बड़कोट नगर क्षेत्र में विशाल जुलूस प्रदर्शन किया जाएगा। शहर में स्ट्रीट लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही आस्था इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने भुगतान न होने पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और आज से आस्था इलेक्ट्रिक कंपनी के कर्मचारियों ने सभी कार्य ठप करते हुए दीनदयाल पार्क के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पिछले कई सालों से आस्था इलेक्ट्रॉनिक कंपनी 100 वार्डों में एलईडी लाइट लगाने और उनकी मरम्मत का कार्य बखूबी देख रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से आस्था कंपनी को 4 करोड़ रुपए का भुगतान EESL कंपनी ने नहीं किया है, जिसके चलते अब आस्था कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। सर, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मैं आस्था इलेक्ट्रिकल से प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी पिछले 5 साल से यहाँ पे मेंटेनेंस का काम करती है नगर निगम देहरादून के अंतर्गत। अब मामला ये है कि पिछले 1 साल से हमारी कंपनी को ना पेमेंट नहीं किया गया है EESL के द्वारा। अब आपको हो गया EESL के द्वारा नहीं किया गया है, तो हमारी कंपनी नगर निगम और EESL से संबंधित है ना। नगर निगम EESL को पेमेंट करता है और EESL हमें पेमेंट करता है। 2 महीने सैलरी नहीं मिली है बिल्कुल भी, और स्थिति हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है कि भैया प्राइवेट बैंक से कुछ लोन भी लिए हुए हैं, दूध का भी है, दही का भी है, बच्चों की स्कूल की फीस भी है। बल्कि अभी पिछले महीने मैंने अपने बच्चों की कॉपी किताबें नई क्लास में आए तो कर्जा लेके दिया। अब कर्जे वाले सर हमें परेशान कर रहे हैं। अब सर हम बताओ कहाँ जाएँ, हम सर बड़ी बेरोजगारी में पिस गए ना इनकी आपसी उसमें। अब हमने अपने साहब को बोला कि भैया सैलरी दे दो, साहब बोल रहे कि हमारी सैलरी नहीं, आगे से पैसा नहीं आया, मैं कहाँ से तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है जी, अब हम क्या करें, धरने में बैठ गए सर। अब पैसा देंगे तभी आगे काम चलेगा, वरना हम कहाँ जाएँ बताओ। हम तो यहीं सर हमारे इनका इशू जो है वो EESL जो एक भारतीय सरकार की ही उपक्रम है, कंपनी है, PSU सेक्टर की कंपनी है। तो उनके साथ यदि इनका कोई इशू है तो ये अपनी बात इनको किसी कंपनी के साथ करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से इनका कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है और हमारी तरफ से कोई अनुबंध या कोई एग्रीमेंट इनके साथ नहीं है। ये सीधे EESL के कर्मचारी हैं और EESL को हमने जो उनका जो पेमेंट उनका बनता है वो उसका बड़ा अमाउंट हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। जो पेनल्टीज़ लगाने की आवश्यकता हुई है वो पेनल्टीज़ वगैरह लगा के हम उनको अमाउंट दे चुके हैं। तो इसमें हमारी ओर से रिलीफ किसी को नहीं दिया जाना है, जो रिलीफ मिलना है EESL के माध्यम से मिलना है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।
अब तक के लिए नमस्कार।